हो गया। चलो, नमस्कार विद्यार्थियों। हम जैसे पढ़ रहे थे मौर्य प्रशासन, तो मौर्य प्रशासन में देखेंगे हम कि मौर्यों का जो प्रशासन था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तो केंद्रीय प्रशासन और एक था प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन तो दो भागों में बटा हुआ था मौर्यों का प्रशासन। लेकिन उससे पहले देखते हैं हम कि मौर्य काल में सबसे पहले केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। केंद्रीकृत यानी कि जो शक्तियाँ होती थी वो राजा के पास में होती थी। तो सबसे पहले केंद्र था मौर्यों का पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये मगध की राजधानी थी और यही केंद्र में था। तो सबसे पहले भारत में देखेंगे तो मौर्य काल में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना मौर्य काल में हुई। अब देखो, अर्थशास्त्र में एक शासन व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने बताया है। देखो, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। किसने लिखा है? अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे? तो ये तक्षशिला के प्रोफेसर थे, जैसा हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रहे हैं। तो ध्यान रखना है अपने को, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी। इसमें राज्य के 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने। कितने अंग? 7 अंग। कौन कौन से? राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोश, सेना और मित्र। तो किसी भी राज्य के 7 अंग कौन कौन से होते हैं? राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोश और सेना। किसने बताए? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की किताब में। यानी कि किसी भी राज्य में एक राजा का होना जरूरी है। अमात्य यानी कि हम सीधे सीधे समझ लेते हैं मंत्री, मंत्रियों का भी होना जरूरी है। और एक दुर्ग होना चाहिए और जनपद भी होना चाहिए। कोश, राज्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो एक कोश भी होना चाहिए। और उस राजा के पास में या उस राज्य के पास में सेना भी होनी चाहिए। और दुश्मन कम होने चाहिए, दुश्मन मित्र होने चाहिए। उस राज्य के अधिकतर मित्र होने चाहिए, तो ही व्यवस्थित रूप से वह राज्य रह सकता है। तो ये 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने। किसने बताए? कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में। कौटिल्य ने 18 विभागों का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में। 18 विभागों का उल्लेख 18 विभागों का उल्लेख अर्थशास्त्र नाम की किताब में किया है, जिनको तीर्थ कहा गया है। कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी आपको, बाहर कुत्ते चिल्ला रहे हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि 18 विभागों का उल्लेख अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने किया है, जिनको तीर्थ कहा जाता है ना। तो ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा, इन 18 विभागों के अलावा अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 26 विभागाध्यक्ष का भी उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना, 18 विभागों का उल्लेख किया है जिसको तीर्थ कहा जाता है, और 26 विभाग अध्यक्ष का भी उल्लेख किया है। अब देखते हैं हम कि मौर्यों का जो प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, 2 भागों में बटा हुआ था। तो सबसे पहले आता है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन जैसे सबसे पहले बताया तुमको कि सर्वोच्च सत्ता जो होती थी वो राजा के हाथ में होती थी। किसके हाथ में होती थी? राजा के हाथ में। यानी कि केंद्रीकृत प्रशासन की जो स्थापना है सबसे पहले भारत में मौर्य काल में हुई। केंद्रीय प्रशासन में देखो, जो राजा होता था वह इस प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था। राजा के अलावा मंत्री मंडल होता था। मंत्रिमंडल जो होता था, इसके अलावा
एक परीक्षा मंत्रिण के बारे में बताया, परीक्षा मंत्रिण, मंत्रिण ये एक प्रकार से मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? मंत्री परिषद। परिषद जो राजा होता था वो इन मंत्रियों की परीक्षा लेता था, टेस्ट लेता था। क्या लेता था? परीक्षा। परीक्षा लेने के बाद भी, परीक्षा लेने के बाद में ही इनको मंत्री पद पर रखा जाता था। तो परीक्षा को कहा जाता था उस समय उपधा परीक्षण। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। तो ये याद रखना अपने को, उपधा परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपधा परीक्षण। तो केंद्रीय प्रशासन में देखते हैं तो सर्वोच्च पद जो होता था वो राजा का होता था। उसके अलावा राजा की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होता था और एक परीक्षा मंत्रिण भी होती थी राजा को सलाह देने के लिए। और इन सभी मंत्रियों की परीक्षा ली जाती थी जिसको उपधा परीक्षण कहा गया है। 18 विभागों का उल्लेख किया है कौटिल्य ने। कितने विभागों का? 18 विभागों का उल्लेख किया है और उन विभागों को तीर्थ कहा गया है। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन था। अब केंद्रीय प्रशासन में कुछ पद भी होते थे। जो एक महत्वपूर्ण पद होता था समाहर्ता। क्या होता था? समाहर्ता। समाहर्ता का पद। ये व्यक्ति क्या करता था? राजस्व एकत्रित करता था। राजस्व एकत्रित यानी कि पूरे साम्राज्य में से कहाँ कहाँ से पैसा आएगा इसका लेखा जोखा रखना, आय व्यय रखना, इन सब का लेखा जोखा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। वार्षिक बजट तैयार करता था। यानी एक तरह से ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था। तो याद रखना समाहर्ता का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका काम होता था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का लेखा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। यानी एक प्रकार से यह वित्त विभाग का प्रमुख होता था। इसके अलावा और भी, जैसा कि पहले ही बता दिया कि कौटिल्य ने 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया है। विभागाध्यक्ष का उल्लेख अर्थशास्त्र में। तो जो विभागों के प्रमुख होते थे, विभागों के अध्यक्ष होते थे, वो लगभग 26 होते थे। तो इसमें से प्रमुख रूप से कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इसका क्या काम था कि कोष को इकट्ठा करना, किस प्रकार से हम पूरे साम्राज्य में पैसे जमा करेंगे। और कहीं कहीं पर तो ये अन्नागार, जो अन्न रखने के स्थान होते थे, उनका निर्माण भी करवाता था। इसके अलावा और भी अध्यक्षों के बारे में बताया है, जिनमें से पण्याध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, देखो सीता अध्यक्ष खेतीबाड़ी का प्रमुख होता था, पण्याध्यक्ष और लूणाध्यक्ष और होता था लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष। तो इस प्रकार से लगभग 26 विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में किया है। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन था मौर्यों का। अब देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। दसवीं कक्षा के लिए मौर्य प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, प्रांतीय प्रशासन, तो जो प्रशासन था वो केंद्र और प्रांतों में बटा हुआ था। तो देखो प्रांत कितने थे, यहाँ पर हमने पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त के बारे में। तो चंद्रगुप्त के समय में 4 प्रांत थे। एक तो ये जो था ये मध्य देश था, एक इधर था दक्षिणापथ,
और इधर अवंती देश, और ये था उत्तरापथ। तो कितने, 1 2 3 4 प्रांतों में बटा हुआ था। लेकिन बाद के समय में उसका पोता जब अशोक शासन कर रहा था तो उसने, आपको ध्यान होगा, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को भी जीत लिया। तो ये भी याद रखना, कलिंग, ये था मध्य देश, ये अवंती देश, और ये था दक्षिणापथ, और ये था उत्तरापथ। देखो इनकी राजधानियां भी याद रखना है अपने को। जो मध्य देश था इसकी तो थी पाटलिपुत्र, जैसा लिखा है। अवंती देश की उज्जैनी, उज्जैनी वर्तमान में जिसको उज्जैन कहते हैं, उज्जैनी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। और उत्तरापथ की थी तक्षशिला, यहाँ पर पड़ता है गांधार की राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला। और कलिंग की राजधानी बनाई थी तौशाली, इसको धौली भी बोलते हैं, धौली या तौशाली। तो ये प्रांत, 5 प्रांतों में पूरा मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था अशोक के समय में, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बटा हुआ था 4 प्रांतों में। अब देखो प्रांतों का शासन कौन देखता था, तो जो राजकुमार होते थे, राजकुमार, वही प्रांतों का शासन देखते थे। तो जिस प्रकार से अशोक को बनाया गया था, अवंती देश का राजकुमार था प्रांतपति, तो जो राजकुमार होते थे मौर्य काल में, या फिर उनको कहा जाता था आर्यपुत्र। क्या कहा जाता था? आर्यपुत्र। तो इनके द्वारा प्रांतों का प्रशासन चलाया जाता था, राजकुमार या आर्यपुत्रों के द्वारा। इसके अलावा ये जो प्रांत थे ये वापस से बटे हुए थे विषयों में। किस में बटे हुए थे? विषयों में, विषय में बटे हुए थे। और विषय का जो प्रमुख होता था वो विषयपति कहलाता था, विषयपति, विषयपति कहलाता था, विषयों में बटे हुए। जिले का जो प्रमुख होता था वो होता था स्थानिक, जो प्रशासनिक अधिकारी कहलाता था, स्थानिक। जिले का प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिले का प्रशासनिक अधिकारी जो होता था वो होता था स्थानीय। और विषय का जो प्रमुख होता था वो विषय। जो निम्न स्तर की इकाई थी वो थी ग्राम, ग्राम या गांव। गांव का जो मुखिया होता था वो होता था गोप, गोप। इसके अलावा एक और पद होता था प्रदेष्टि, प्रदेष्टि नाम का एक और अधिकारी होता था, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम कि जो वित्त विभाग का प्रमुख होता था, समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। किसके अधीन? समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। तो ये गांव के मुखिया, स्थानीय, इन पर देखरेख, इनके कार्यों पर देखरेख करने का काम प्रदेष्टि का होता था, और ये समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। कुछ विभाग अध्यक्ष के बारे में बताया तो एक और याद रखना है, युक्त और उपयुक्त, युक्त और उपयुक्त। ये भी एक प्रकार से अधिकारी होते थे, लेकिन ये निम्न स्तर के अधिकारी होते थे। कैसे होते थे? निम्न स्तर के, निम्न स्तर का मतलब ये है कि उन अधिकारियों से छोटे पद पर होते थे। इनका भी पद बहुत कुछ बड़ा था, लेकिन जो हमने विभाग अध्यक्षों के बारे में बताया उनसे नीचे वाले स्तर पर युक्त और उपयुक्त होते थे। तो इस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन होता था। सबसे छोटी इकाई थी गांव, और गांव का मुखिया होता था गोप, और सबसे ऊपर की इकाई थी साम्राज्य पूरा, और उसका अधिकारी जो था स्वयं राजा था, जो स्वयं हम पढ़े हैं चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, इस प्रकार से। अब देखते हैं कि नगर प्रशासन। नगर प्रशासन
इतना बड़ा साम्राज्य था तो नगर भी थे इस साम्राज्य में, तो नगरों का प्रशासन जो होता था वो 30 सदस्यों का मंडल करता था। 30 सदस्यों का मंडल। नगर प्रशासन कौन देखता था? 30 सदस्यों का मंडल। और ये 30 सदस्य 5-5 सदस्य की 6 समितियां, 5 सदस्य की समिति, एक समिति होती थी। तो इस प्रकार से 6 समितियों में बटे हुए थे ये 30 सदस्य, 6 समितियों में बटे हुए थे। और ये 6 समितियां मिलकर के पूरे नगर का प्रशासन देखती थी। अब ये 6 समितियां क्या क्या प्रशासन देखिए? विदेशियों की देखरेख करना, विदेशियों की देखरेख करना, जन्म मृत्यु के बारे में लेखा जोखा रखना। तो ऐसे छोटे मोटे कार्य जो होते थे इन 6 समितियों के हाथ में थे। ये 6 समितियां मिलकर के नगर का प्रशासन देखती थी। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था बिल्कुल सेम है। सैन्य व्यवस्था, इतना बड़ा साम्राज्य था तो इनकी सेना भी बहुत ही बड़ी थी। सैन्य व्यवस्था में भी 30 सदस्य होते थे। वो 30 सदस्य 6 समितियों में बटे हुए थे, यानी 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी जो सैन्य व्यवस्था को देखने का काम करती थी। और सेना 5 भागों में बटी हुई थी, 5 विभाग थे। सेना के कितने विभाग थे? 5 विभाग। कौन कौन से? पैदल, अश्व, हाथी, रथ, और इनके पास नौसेना भी थी। ध्यान रखना, इनका साम्राज्य जैसे यहाँ इधर गुजरात की तरफ लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, तो इनके पास में नौसेना भी थी। तो ये भी ध्यान रखना कि सेना के कितने विभाग थे? 5 विभाग थे, जिसमें पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना थी। इन 5 विभागों की देखरेख जो है वो ये 30 सदस्यों की जो समिति है, 6 समितियां करती थी। अब देखो इनकी सेना के बारे में विद्वानों ने लिखा है। मेगस्थनीज, जैसा कि आपको ध्यान है कि मेगस्थनीज एक विदेशी विद्वान था। उसने अपनी पुस्तक मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसको एक व्यक्ति ने पढ़ा जिसका नाम है प्लिनी। प्लिनी ने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्यों के पास में 6 लाख की पैदल सेना थी। 6 लाख पैदल सेना और 50,000 अश्व सेना थी। लगभग 9,000 हाथी थे। 9,000 हाथी और 800 रथ थे। इनकी 6 लाख की पैदल सेना, 50,000 अश्व सेना, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित सेना थी। एक और विद्वान है प्लूटार्क ने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को रोंद दिया। ऐसा किसने लिखा? प्लूटार्क ने। 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को रोंद दिया। एक और विद्वान है जस्टिन।
जस्टिन लिखते हैं मौर्यों की सेना के बारे में कि ये डाकुओं की सेना थी। किसकी? डाकुओं की सेना। तो डाकुओं की सेना किसने बताया? जस्टिन ने। इस प्रकार से देखते हैं हम तो बहुत ही बड़ी सेना थी। सैन्य व्यवस्था में हमने देखा कि 5 विभाग थे: पैदल, रथ, हाथी, अश्व और नौसेना, और 30 सदस्यों का एक मंडल सेना की देखरेख करता था। और सेना की जो प्रबंध देखने वाला जो होता था उसको कहा जाता था अंतपाल। अंतपाल, ये अंतपाल। तो हमने इसमें देख लिया है केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और नगर प्रशासन, सैन्य व्यवस्था। अब आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में इनकी न्यायिक व्यवस्था, कितने प्रकार के न्यायालय थे, सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, तो ये सब आगे वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।